मुझे पता है कोई बोलने की हिम्मत नहीं करेगा, शायद डर भी लगता हो, लेकिन ये जो G20 का इतना ज़्यादा शोर मच रहा है, इसकी सच्चाई जानना जरूरी है। भारत की असलियत और नरेंद्र मोदी का वास्तविक चेहरा क्या है, ये दुनिया को पता लगना चाहिए। आप सबकी सहमति से पिछले साल 2022 में G20 कहाँ हुआ था या उस G20 समिट का क्या एजेंडा था, संभवतः हम में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा। उस मीटिंग में क्या फैसले हुए और उनके क्या परिणाम निकले हमें नहीं पता। तो भारत में होने वाले G20 का इतना हवा क्यों हमारे लिए यह गर्व या सम्मान का विषय है? बस इसलिए कि नरेंद्र मोदी है या G20 भारत में हो रहा है? सबसे पहले G20 में ऐसा क्या है जो इसे इतना ज्यादा खास बनाता है? देखो, G20 एकमात्र ऐसी समिट है जहां आपको एक कमरे के अंदर 60% आबादी, 75% जीडीपी और लगभग 70% व्यापार बस एक छत के नीचे मिल जाता है। और दुनिया के किसी भी देश के लिए उस कमरे में अपने आप को देखना किसी सपने से कम नहीं है। लेकिन G20 में बात तो पहले से ही निर्धारित विषयों पर होती है और इस बार के G20 के मुख्य 3 एजेंडे कोविड, क्लाइमेट चेंज और रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है। और मुझे नहीं लगता कि भारत के लिए या भारत के किसी आम नागरिक के जीवन में इन एजेंडों के कोई प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ने वाले हैं। तो फिर G20 का इतना हवा क्यों इतने पैसों का खर्चा और किस बात पर सरकार इतनी वाहवाही लूट रही है? अगर किसी के भी दिमाग में कोई भी ऐसा सवाल उपज रहा तो बस आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा और अंत में भारत को एक सुपर पावर। G20 को सुनहरा मौका, भारत को विश्व गुरु और अपने आप को भारतीय होने पर स्वाभिमान छोड़ो। अगर घमंड नहीं करने लगे तो इस चैनल को अनफॉलो मत करना, बल्कि सीधा ब्लॉक करके रिपोर्ट कर देना। अभी तक दुनिया पर कौन राज करेगा ये इस बात से तय होता था कि किसके पास सबसे बड़ी और आधुनिक सैन्य शक्ति है। लेकिन पिछले 15-20 साल से दुनिया बहुत बदल गई है। अनेक देशों ने बहुत तरक्की करी, उनकी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी की बिल्कुल कायाकल्प हो गई और आज दुनिया में सुपर पावर कौन है ये 2 बात पर आधारित है। पहला, ग्लोबल सिक्योरिटी ऑर्डर। इसमें अमेरिका आज भी एक तरफा राजा है, क्योंकि दुनिया के किसी भी कोने में मात्र घंटों के अंदर अपनी सेना भेजने और लड़ने का सामर्थ्य केवल अमेरिका में। दूसरा, ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर। आज अमेरिका और चाइना लगभग बराबर की इकोनॉमिक पावर है। खुद अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेड चाइना के साथ है। इनफैक्ट यूक्रेन युद्ध के बाद भी यूरोप रशिया से ट्रेड कर रहा है। रशिया पर सैंक्शंस होने के बावजूद भारत रशिया से ऑयल खरीद रहा है और आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई ऑर्डर नहीं दे सकता। इसका मतलब ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर में आज किसी की भी मोनोपोली नहीं है। इसका मतलब इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में फिलहाल कोई अल्टीमेट सुपर पावर नहीं है। आज दुनिया एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और उसे लीड करने वाले देश को खोज रही है और यहाँ एंट्री होती है 21वीं सदी के नए भारत की। अगर आज दुनिया में किसी देश को बराबरी पर खड़ा होना है या उसे चाहिए कि दुनिया उसे इज्जत दे, तो जरूरी है वह देश अपने लोगों की मूलभूत जरूरतें और बुनियादी सुविधाएं आत्मनिर्भर होकर पूरी करे। एक समय था जब दुनिया ने हमें दबाया, हमारे ऊपर हमले करे, यहाँ तक कि हमने खाने के दानों को अपने हाथ फैलाए और ये कहते हुए हमें कोई शर्म नहीं है, क्योंकि वही भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। उसी भारत ने अपने दम पर डिफेंस के लिए DRDO बनाया, स्पेस मिशन के लिए इसरो बनाया, हेल्थ सेक्टर में दुनिया को कोविड वैक्सीन हमने दी, यूक्रेन फूड क्राइसिस में मिलेट अल्टरनेट ऑप्शन भारत ने दिया। रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश भारत अपने एजुकेशन की वजह से दुनिया को शानदार डॉक्टर्स, इंजीनियर, यहाँ तक कि सबसे बड़े CEOs देने वाला देश भारत। टेक्नोलॉजी सर्विसेज में सबसे ज्यादा आउटसोर्सिंग करने वाला देश भारत। रोड मैप, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सिस्टम सब अपने दम पर उसी भारत ने, जिसे दुनिया बस एक सपेरों का देश देखती थी। तो इसमें इतना ज्यादा खास क्या है? ये सब व्यवस्था या सुविधा है, बल्कि इससे बेहतर कई देशों के पास बहुत पहले से है। तो वो क्या है जो भारत को अलग बनाता है? कोई भी देश जिसे आप सपनों की दुनिया देखते हो, बहुत पैसा, हाईटेक या फ्यूचर कंट्री मानते हो, एक भी देश डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर डेवलप नहीं हुआ। मिडिल ईस्ट की पूरी अरब जमात भारत से पैसा लूट कर ले गई। पूरा यूरोप भारत के लूटे हुए के पैसों पर पला और बढ़ा है। संवैधानिक अधिकार, कोई बात तो करके दिखाओ। चाइना में रशिया सच में वोट डलती है, वहां अमेरिका एक पावर के लिए परमाणु बम ही गिरा दिया। और दूसरी तरफ हमारा भारत, अनेक धर्म, अनेक भाषा, अनेक एथनिसिटी, अनेक पार्टी, बहुत से मतभेद, फिर भी लोकतांत्रिक मूल्यों को सर्वोपरि करके नैतिकता के आधार पर मौलिक अधिकारों का संरक्षण करके केवल अपना नहीं बल्कि जल कल्याण को ही अपना धर्म मानकर यहाँ तक पहुंचा है। बस यही फर्क है भारत की तरक्की और गुलाम बुद्धि की सपनों की दुनिया में। चलो ठीक है, भारत ग्रो कर रहा है, ये भी सही है कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था अखंडित है, लेकिन इससे दुनिया को क्या फर्क पड़ता है? क्या बस इसी के
बिना पर दुनिया हमें सुपर पावर मानने लगेगी या हमारे साथ या हमारे पक्ष में खड़ी हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर वो क्या है जिसके बलबूते भारत इतने आत्मविश्वास से खुद को अगली सुपर पावर या विश्व गुरु देख रहा है? वो क्या है जिसके बलबूते दुनिया भारत को अगला अमेरिका या चाइना की बजाय बल्कि एक नारायण भारत की तरह देखेगी? और अब शुरुआत होती है कहानी के अंत की। अगर आप अमेरिका और चाइना को देखोगे तो दोनों में पैसा, अमीरी एक मनी डोमिनेटेड फैक्टर है। अब जब आप निहायती अमीर हो जाते हैं और आपकी तरक्की के पीछे की मोटिवेशन खुद को बहुत बड़ा और सामने वाले को कमजोर, उस पर राज करना हो, तो ऐसे लोग उस समाज का निर्माण करते हैं जहां शिक्षा, ज्ञान, सिद्धांत, एजुकेशन, नॉलेज और वैल्यूज की बजाय एंटरटेनमेंट प्राथमिकता हो जाए। अमेरिकन भाषा में इसे स्किन डीप कल्चर, मतलब एले जेनर, किम कार्दाशियन, डैन बिल्जेरियन, प्यूडीपाई, वाहियात रियलिटी शोज, रोस्ट कल्चर, ये सब उस समाज की एंटरटेनमेंट आइडेंटिटी बन जाता है जहां योग्यता से ज्यादा पॉपुलैरिटी, आप कितने फेमस है, उस आधार पर समाज आपको अपना लीडर, हीरो और आइडियल मानता है। पूरा अमेरिकन सिस्टम इसी कल्चर पर चल रहा है और अब धीरे धीरे चाइना भी दूसरा अमेरिका, हॉलीवुड बनने की तैयारी पर है। तो इन सब में गलत क्या है और इसमें भारत का सुपर पावर या विश्व गुरु बनने से क्या लेना देना है? लेना देना है क्योंकि भारत ने हमेशा अमेरिका चाइना छोड़ो बल्कि दुनिया की परिकल्पना से दूर एजुकेशन, शिक्षा से भी ज्यादा महत्व मोटिवेशन, किसी कार्य के पीछे की प्रेरणा को दिया है। उदाहरण स्वरूप जब भी दुनिया के किसी देश पर ज्ञान और ताकत आई, उसने हमेशा एनेक्सेशन, सब्जुगेशन और डोमिनेंस करके अपना विस्तार करा है। पढ़ा लिखा तो ओसामा बिन लादेन भी था, लेकिन उसने क्या किया? हिटलर के पास ज्ञान और ताकत दोनों थी, उसने क्या किया? यूरोप, ब्रिटिशर्स, कल्चर, नॉलेज, पावर तीनों के होने के बावजूद दुनिया के साथ क्या करा? अमेरिका क्या नहीं था उसके पास, फिर भी धरती पर सबसे बड़ा हीनियस क्राइम जापान पर परमाणु गिरा दिया। चाइना द फ्यूचर कंट्री, वो आज भी लोगों की जमीन हड़पने में लगा है, लेकिन जब यही चीजें बल, ताकत, ज्ञान और समृद्धि भारत के पास आई, वो प्रभु श्री राम लंका गए, विजय प्राप्त करी और किसी राज्य हरण, दमन या डोमिनेंस करने की बजाय एक सुशासन व्यवस्था स्थापित कर भारत वापस आ गए। तब से लेकर आज तक भारत के लिए सफलता, तरक्की और विकास की यही मोटिवेशन, यही प्रेरणा और यही मूल्य प्राथमिक रहे हैं। ऐसा क्या था कि दुनिया को छोड़ विश्व गुरु केवल भारत के साथ जुड़ा? दुनिया के लोग कहीं और नहीं बल्कि भारत ही क्यों आए? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने शिक्षा से भी ज्यादा बड़ा और महत्व सिद्धांत, विचार और चरित्र के विकास को दिया है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने सीधा ये नहीं बोला कि राम को पूजो, बल्कि रामचरितमानस, राम के चरित्र को मन में धारण करना ही श्रेष्ठ बताया है। बस यही फर्क है जो भारत को दुनिया से अलग करता है, क्योंकि हमारे लिए पूरा विश्व ही एक परिवार और सबका कल्याण ही सबसे बड़ा सुख है। दुनिया में कोई एक देश बताओ जिसे भारत से खतरा हो या जिसकी जमीन पर भारत का कब्जा हो, जिस देश पर भारत ने कभी हमला करा हो। अपितु कोरोना वैक्सीन बनने के बाद जिन देश को कोई नहीं पूछ रहा था, वहां भारत ने वैक्सीन पहुंचाई। जब भारत का चंद्रयान चांद पर पहुंचा तो किसी देश की निगरानी करने नहीं बल्कि मानव कल्याण में पानी की खोज करने पहुंचा। जब अफगानिस्तान के लोग मरने छोड़ दिए तो भारत ने खाने को अनाज भेजा। कोई खास संबंध नहीं है भारत के टर्की से, फिर भी भूकंप के बाद सबसे पहले मदद के साथ भारत पहुंचा। हमारी किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं है, फिर भी पीस कीपिंग फोर्स में सबसे ज्यादा और सबसे मरने वाले सैनिक भारत के ही हैं। आज दुनिया जब भी अमेरिका या चाइना को देखती है तो केवल पैसा, पावर और स्वार्थ दिखाई देता है, लेकिन जब वही दुनिया भारत को देखती है तो हॉस्पिटैलिटी, फैमिली वैल्यूज, कल्चर, डायरेक्शन, जग कल्याण और एक विश्व गुरु देखती है। हमारे सिद्धांत अटल है, हमारे मूल्य सुदृढ़ है, हमारा लोकतंत्र सच है, हमारी प्रेरणा प्रभु श्री राम है। तो जब दिल्ली के उस कमरे के अंदर बड़ी से बड़ी ताकतें मौजूद होगी तो दुनिया भारत के अंदर कोई दूसरा अमेरिका, चाइना नहीं बल्कि वो भारत खोजेगी जिसकी जड़ें सनातन रही है, जिसके सिद्धांत जल कल्याणकारी और जिसके मूल्य वसुदेव कुटुंबकम पर आधारित रहे हैं। हमें पता है ऐसी बहुत ताकतें घर के अंदर ही है जो सोशल मीडिया और ग्राउंड पर भारत को बदनाम करने की कोशिश करेगी। वो प्रधानमंत्री अपना काम बखूबी कर रहे हैं, लेकिन कुछ दायित्व हम सनातनियों, हम भारतीयों का भी है। G20 2023 भारत ये शुरुआत है नई महाशक्ति और सनातन जागृति की, और यही असलियत है भारत और प्रधानमंत्री मोदी की। आपका साथ, आपकी सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। इस यज्ञ को, सनातन जागृति की इस प्रतिज्ञा को आगे और भी ज्यादा मजबूती से प्रदर्शित कर सकूं, तो प्लीज द टॉक शो को फाइनेंशियल सपोर्ट करें। और आर्थिक मदद नहीं कर सकते तो इस वीडियो ज्यादा से ज्यादा सनातन हृदय तक पहुंचाने में सहयोग करें। और मेरा यह काम जरा भी पसंद आए तो प्लीज द टॉक शो को सब्सक्राइब करें। दिस इज आलोक कुमार फ्रॉम टॉक। सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।